गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अभी आपके लेक्चर नहीं होगा, CSC ए सेक्शन के लिए ना, बी सेक्शन वहाँ पर उस बी शायद नीचे होगा, सी है उधर, मुझे डाउट कंफ्यूजन है इसमें। मैं की तरह मैम के एडजस्टमेंट के लिए था। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया है। तो पहले तो किसी को कोई डाउट या क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से? कल से मुझे तुम लोगों के काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं असाइनमेंट के रिगार्डिंग। तुम लोगों की चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट का फिर तुम लोगों का जो असाइनमेंट के लिए लिंक से दिया था मैंने, वो पहले वो किसी तरह से असाइनमेंट का लिंक डिलीट नहीं हुआ, जो उसकी फाइल डिलीट हो गई है। तो उसके अंदर क्या है कि दोबारा से सबमिट का बटन नहीं आ रहा था उसके अंदर। ये मेरे को शाम को किसी स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, दोबारा से असाइनमेंट का लिंक क्रिएट करके उस पर सबमिट किया था रात को मैंने। और उसके बाद अगर तुम लोगों के पास कभी मैसेज आता है, कोई भी असाइनमेंट आता है, तो डोंट पैनिक। सबसे पहले उसके असाइनमेंट में जाओ, इंस्ट्रक्शन एक बार रीड आउट कर लो कि इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा है क्या। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन की होगी। एक चीज़ तो ये बात, जो स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे थे वो सब के सब इंस्ट्रक्शन के अंदर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम लोगों ने अपना असाइनमेंट पहले सबमिट कर दिया है तो तुम्हें दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ से लिंक डिलीट हुआ था, बट गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर तुम लोगों के असाइनमेंट सबके सेव थे जिन लोगों ने सबमिट कर दिया था। एक चीज़ तो ये बात हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ने दोबारा से सबमिट कर दिया, कोई इशू नहीं है। वो एक तरह से मेरे लिए एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है कि मैं उसको डायरेक्ट एवेल्यूएट कर पाऊंगा। जब मैं उसको चेक करूंगा तो मैं डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे बैकएंड पे फोल्डर में जाके वहाँ पे जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अगर कोई स्टूडेंट के पास कोई इशू नहीं आ रहा है, किसी को कोई टेक्निकल इशू नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो अभी करंट वाला लिंक है उसके वो सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि तुम्हारा डेटा जो है वो मेंटेन। सर मेरा सबमिट हो गया आर्यन से। आर्यन ऐसे तो नहीं पता लगेगा किसका सबमिट हुआ है। रुको 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्लासरूम। सर एक बार इसे बता दो सर, किस किस का नहीं हुआ सबमिट। सर एक बार सबका बता दो। सबका बताऊंगा तो मेरे को पूरे लेक्चर तो मेरा इसी में निकल जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा क्या तुम लोगों को? सब बस ये बता दो कि किसका सबमिट नहीं हुआ है। हाँ सर ये बता दो जिसका सबमिट। हाँ सबमिट ना होने के अंदर भी, अब फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, अभी 33 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। अभी करंट के जो असाइनमेंट जो रात को सबमिट हुआ था, उससे पहले भी 31 स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है, कोई मैं तुम्हें ऐसे फिगर नहीं दे सकता कि किसने सबमिट किया है किसने नहीं किया है। ठीक सर है, तो आपने डेडलाइन तो आज 10 बजे तक की दी थी ना? हाँ आज 10 बजे की दी थी, बट कल स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने आज डेडलाइन के अंदर टाइम नहीं दिया। आज 12 बजे का टाइम दे, आज मतलब 12 तारीख का, आज रात सर को मैं 12 उसको बजे तक तुम चेंज लोग कर ये सकता हूँ, लास्ट पेजेस को जो मैंने आपको कल PDF उसमें अपलोड कर दी थी, वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें कुछ? वो तुम अपने असाइनमेंट पे सबमिट जाके ऐड और उसके अंदर डिलीट के अंदर ऑप्शन चेक ठीक है करो, सर। ऑप्शन आ रहा है तुम्हें, ओके सर। ऑप्शन आ रहा है, तुम लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सर थैंक यू बाकी सर। स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी सबमिट करा है, तो अगर जस्ट एक उसके देखा जाए तो सबमिट कर दो, उसको दोबारा से सबमिट कर दो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, मैनेज करना सर आसान मैंने हो कहा, जाएगा। एक्सक्यूज मी अभी सर। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को अभी जो मेरे पास करंट स्टूडेंट्स के नाम हैं, जिन्होंने सबमिट नहीं किया कि तो नहीं, जिन्होंने अभी कल में सबमिट किया है ये लेटेस्ट वाला, मैं उनके नाम बता देता हूँ एक बार। आशिमा, अभिनव, आदित्य, अनुष्का, आरुषि, आर्यन, आस्था, आयुष, चैतन्य, धृति, दिव्या, गौर, हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, जय कुमार, कबीर, मित्तल, कार्तिक, मनीष, मान्या, मुस्कान, नितिन, पंकज, प्राची, प्रियांशु, राजीव, ऋषि, सना,
शिवानी, शोएब, सिद्धांत, तक्ष, जिशान, इन स्टूडेंट्स ने मुझे कल रात से लेकर अब तक जो है असाइनमेंट सबमिट किया है। 33 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले सबमिट कर दिया है कोई इशू नहीं है, वो भी मेरे पास दूसरे फोल्डर के अंदर स्टोर है। अब कोई किसी का कोई डाउट है असाइनमेंट से रिगार्डिंग तो वो मुझसे हैंड रेज करके बोल सकता है। सर मेरा नाम नहीं आया। प्रियांशु, प्रियांश। प्रियांश, प्रियांशु टंडन का है, प्रियांश का नहीं है। तुमने कब सबमिट किया था प्रियांश? सर कल करा। कल कब? सर शाम को। 7 बजे से पहले या 7 बजे के बाद? उस पर डिपेंड करता है। 7 बजे से पहले किया था तो पहले सर पहले। तो बस फिर वो तुम्हारा पहले वाले उसके अंदर आएगा, वो उसके अंदर होगा अवेलेबल। ठीक है, चलो। सर एक बार अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दो। अटेंडेंस का लिंक जो है वो लास्ट के 5 मिनट्स में शेयर करूंगा। ये जो 40 मिनट की विंडो खत्म होगी ना उसके लास्ट में, ताकि ओके जिसको ज्वाइन करना हो जाएगा। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार कार्तिक बता दो कौन से वाला है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। कार्तिक कौन सा वाला है ये तो मुझे भी कंफ्यूजन में ही रहेगा वहां पे, क्योंकि दोनों में तुम्हारा कार्तिक गुप्ता एक लिखा हुआ है। अब ये नहीं मुझे पता कौन सा, ये ए है या बी है। सर मैंने ए से लिखा था, कार्तिक गुप्ता ए पूरा डाला है। कार्तिक गुप्ता ने अभी कार्तिक गुप्ता बी CSC ए। यार तो मैंने नेम कर दिया था। कार्तिक गुप्ता बी का असाइनमेंट सबमिट है। सर मैंने भी डाला हुआ है, 7 बजे से पहले डाला था। तो फिर वो तुम्हारा पहले वाले उसके अंदर होगा। ठीक है कोई सर। इशू नहीं। जिन स्टूडेंट को कोई इशू नहीं है दोबारा सबमिट करने में, वो इस पे सबमिट कर देना अपना। ठीक है सर शिव का सबमिट। तुमने अपने फाइल का नाम, तुम लोगों को मैंने पहले बोला ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो। तुम लोगों को बोला गया है जो फाइल तुम्हें अपनी असाइनमेंट में सबमिट करनी है उस फाइल का नाम जो है अपने नाम से, और जो तुम्हारा FOC का असाइनमेंट 1 उसके उससे सेव करनी थी। तुम लोगों ने अब FOC असाइनमेंट लिखा हुआ है, किसी ने सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कैसे पता लगेगा? चेंज कर और तुम लोगों ने असाइनमेंट जो सबमिट किया है, कुछ लोगों ने उसको असाइनमेंट के फ्रंट पेज के ऊपर भी अपनी डिटेल्स नहीं मेंशन की हैं। आज शाम तक का टाइम है, जो भी करेक्शन करनी है इसके अंदर कर लेना। तुम लोगों को एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। क्लियर है? ओके सर। एटलीस्ट अपने फ्रंट पेज के ऊपर तुम्हारा नाम, अपने क्लास का सेक्शन, एनरोलमेंट नंबर तो तुम लोगों को अभी नहीं मिला है, तो एटलीस्ट नेम और जो अपना सेक्शन है उसे क्लियर कर दो। ए और बी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको कुछ मेंशन कर दो, जैसे सेम नेम के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करने में इजी है। चलो ठीक है, ये सब तो चलो होता रहेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये हो गया। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। सर मेरे को नोट्स में डाउट सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने जो नोट्स में उसमें क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ साइज दे रखी है, बस पर जब मैंने असाइनमेंट कर रहा था तो मैंने गूगल पे देखा था, उसमें 3 थे सर, बेसिस ऑफ साइज, फंक्शनैलिटी और डेटा हैंडलिंग, उसके हिसाब से अलग अलग थे। स्टूडेंट एक बार रिपीट करना, थोड़ा सा इशू है।
सर मैं कह रहा था कि आपने नोट्स में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज दे रखी है, बट मैंने जब असाइनमेंट करा था मैंने गूगल पे सर्च करे थे थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में, तो सर उधर तो तक्ष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर उधर फिर साइज और फंक्शनैलिटी और डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन थे अलग अलग सब में। कभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो तुम कंप्यूटर की डेफिनेशन लेने चलोगे ना, तो तुम्हें उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर, अब जैसे कि तुम कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सर्च करोगे, तुम्हारे कोर्स के अंदर लिखा हुआ है डिस्कस द बेसिक 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर तुम ऑनलाइन गूगल पे जाओगे तो तुम्हें 4 कंपोनेंट भी मिलेंगे, 3 कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। 3 कंपोनेंट्स में क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें उसके अंदर क्या मिल जाएगा? एक तुम्हारे पास इनपुट होगा, आउटपुट होगा और तुम्हारी प्रोसेसिंग यूनिट होगी। ठीक है। 4 कंपोनेंट में क्या है? उसमें प्रोसेसर को अलग दिखा दिया, स्टोरेज डिवाइस को अलग दिखा दिया। 5 कंपोनेंट में क्या हुआ? इनपुट है, आउटपुट है, तुम्हारी स्टोरेज यूनिट के अंदर तुम्हारे वो स्टोरेज यूनिट शो करेगा, प्रोसेसिंग के अंदर सीयू और एएलयू को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? वेरी कर सकती है। मैंने जो सिंपल तुम्हें क्लासिफिकेशन किस पे दिखाई, तुम्हारे प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस के ऊपर। मेन फ्रेम जो हमने क्या किया, हमने 5 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर जो उनके बेसिक जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर चारों के अंदर, वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस के ऊपर था। ठीक है। अगर तुम डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो गलत है या वो सही है। जो तुमने ऑनलाइन नेट से पढ़ा है, तुम अगर स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो किसके बेसिस के ऊपर है, प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर या उसकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर या फिर उसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस के ऊपर तुम स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, तो वो करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट हमने सॉफ्टवेयर की बात करी थी। सॉफ्टवेयर के बाद Yes, sir. हमने लास्ट हमारे पास हम जो बात कर रहे थे वो हार्डवेयर कंपोनेंट इन कंप्यूटर्स। हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर के अंदर हमने इससे हमने प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं गए थे, ये कल लास्ट टाइम चल रहा था और हमने इसको पढ़ा था अपने एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं वापस एक स्लाइड बैक जा रहा हूँ कि हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर मैं तुम्हें बेसिक कंपोनेंट्स कहाँ से विजिबल हैं स्क्रीन के, वो एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये तुम्हारी जितने भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, तुम अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो तुम्हारे पास ये कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्शन खुल के आ जाएगा। तो इसके अंदर तुम्हारे डिवाइस मैनेजर, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे जितने भी कंपोनेंट या फिर बोलूँ हार्डवेयर इनपुट आउटपुट या जो भी पोर्ट या इनपुट तुम्हारे सिस्टम पे प्रेजेंट है, जो एक मशीन पे एट प्रेजेंट कनेक्टेड है, उन सब की लिस्ट डाउन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करा। डिवाइस मैनेजर क्या है, मेरे पास ऑडियो डिवाइस का लिंक आ गया, इनपुट और आउटपुट। अब तुम इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट माइक है, माइक्रोफोन है, 2 यूएसबी माइक्रोफोन और स्पीकर दे रखा है। अब ये जो स्पीकर है, ये रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ड है। फ्रंट के ऊपर ये जो माइक मेंशन कर रहा है, ये माइक कौन सा माइक है जो तुम मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये जो मैंने एडिशनल फ्रंट के ऊपर ऐड किया हुआ है, ये मेरे पास क्या है, यूएसबी माइक्रोफोन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, अलग से मैंने क्या किया है, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या है कि स्क्रीन की बात कर रहा है, डिस्प्ले बेस्ड कंप्यूटर, वो मेंशन किया है। ये ड्राइव है मेरे पास, ये एसटी इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है। फिर उसके बाद तुम्हारा डिस्प्ले अडेप्टर है, इंटेल का ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, सीरीज 4400। ठीक है। फ्रेमवर्क गिवन है, सिस्टम फ्रेमवर्क है ह्यूमन इंटरफेस के अंदर, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, इसके अंदर वो डिवाइसेस जो इनपुट्स यूजर से लेने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उन सबके लिए क्या किया है, इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इमेजिंग डिवाइस है हमारे पास, इसमें यूएसबी कैमरा, जो कैमरा इसका यूज़ कर रहा हूँ वो एडिशनल इंस्टॉल है, तो इसमें यूएसबी कैमरा मेंशन कर रहा है। कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है, मॉनिटर है और नेटवर्क एडेप्टर। नेटवर्क एडेप्टर क्या है, जो रियल टेक का ये जो पोर्ट है, ये नेटवर्क एडेप्टर जो है ये तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर हम लैन का जो पोर्ट है उसे हम इंसर्ट करते हैं। क्लियर है। अदर डिवाइसेस हैं इसके अंदर, प्रिंटर आउट क्यों है, प्रोसेसर है। अब इसमें प्रोसेसर के अंदर क्या है, इसके अंदर इंटेल i3 प्रोसेसर है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो क्या है 3.60 गीगाहर्ट्ज़, ये इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। क्वांट कोर है, इसलिए इसके अंदर 4 कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। फिर साउंड आउटपुट साउंड डिवाइस के लिए जैसे रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये जो है तुम्हारा मदरबोर्ड पे प्रेजेंट है। यूएसबी माइक्रोफोन, ये जो मैंने अपने एडिशनल एड ऑन किया हुआ है अपने, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कलेक्शन है, स्टोरेज स्पेस कंट्रोलर है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सिस्टम डिवाइस के ऊपर जितने भी पोर्ट्स हैं, उन सब पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्लग इन है और वर्क कर रही है, वो सब क्या है यहाँ पे तुम्हारे मेंशन है। लास्ट में तुम्हारा है यूएसबी। तुम्हारे इस सिस्टम के अंदर जितने भी यूएसबी कनेक्टिंग पोर्ट हैं, जिसके थ्रू भी कनेक्टेड है, इसमें यूएसबी पोर्ट तो है ही है, प्लस के अंदर वो पोर्ट भी है जिसके ऊपर तुम अपने कीबोर्ड और माउस को क्या करते हो, ऐड ऑन करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट डाउन के अंदर हम डिवाइस की अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, कौन कौन से डिवाइस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पर माउस है, अगर मैं इसके माउस को पोर्ट से बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे येलो कलर का साइन आ जाएगा नॉट कनेक्टेड का। अभी तुमने किसी एक को मैंने ओपन किया था तो वहाँ पे एक डिवाइस के ऊपर शो कर रहा था, जैसे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये डिवाइस जो है क्या लिखा हुआ है, द ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस आर नॉट इंस्टॉल्ड। अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि इससे कनेक्टेड है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो तुम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हुई एक बात। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सबको स्क्रीन विजिबल है ना ये वाली? यस यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये था हमारे पास डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर क्या है, हम अपने हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही एक एडवांटेज है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, जो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर तुम्हें यही चीज़ लाइनक्स में करनी हो तो उसके अंदर तुम्हें मैनुअली चेक करना पड़ेगा कौन कौन से डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड है। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हार्डवेयर कंपोनेंट सिस्टम डिवाइस मैनेजर, जिसकी अभी हमने बात करी। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाके डिवाइस मैनेजर, हम वहाँ पर जाके जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट हमें कंप्यूटर से अटैच्ड हैं उन सबको उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वीडियोग्राफी की, हमने कल बात करी थी हमने इसके बारे में। हमारे हाई क्वालिटी वीडियो डिस्प्ले के लिए हम इसको एडिशनल अपने मदरबोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, ये भी हम कल बात करते हैं। हाँ, ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, इससे हमें आगे फर्दर कंटिन्यू करना था। ये था हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी यूज़र इनपुट प्रोवाइड करता है और आउटपुट के लिए पहले हम वो मदरबोर्ड के पास प्रोसेस के लिए जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, वो डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। जो जो कंप्यूटर की जो मेजरमेंट यूनिट है वो मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है। अभी हमने सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो यहाँ पर हमने देखा था प्रोसेसर जो यहाँ पे क्या है, गीगाहर्ट्ज है। 3.60 गीगाहर्ट्ज की इसकी क्या है, प्रोसेसिंग 3 है। ये इंटेल का i3 कोर प्रोसेसर है। ओके। तो ऐसे ही जो सीपीयू की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज के अंदर मेजर की जाती है। इसका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेगाहर्ट्ज कितना होता है, गीगाहर्ट्ज कितना होता है।
हर्ज इज ए साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ज बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड। अगर कोई बोल रहा है मेगा हर्ज, मेगा हर्ज का मतलब है यहाँ पे 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड अगर वो मेगा है तो। ऐसे ही गीगाबाइट के केस के अंदर क्या हो जाएगा, इतने साइकिल पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड है प्रोसेसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे इमेजेस दी हुई हैं रैम की, ये हमारे पास DDR3 है, फिर DDR4 है, और ये जो है कॉम्पैक्ट होती जा रही है। ये जो रैम जो है ये सबसे छोटी वाली ये जो है ये तुम्हारी लैपटॉप की रैम्स है, क्लियर है। नीचे की जो 3 विजिबल हैं ये तुम्हारी किसकी हैं, ये तुम्हारी डेस्कटॉप की रैम्स है, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, डेटा जो है टेम्परेरी इसके अंदर स्टोर होता है, ओके। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल पढ़ा था लास्ट टाइम कि प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो कैसे वेरी करती है। तुमने देखा कभी कभार सिस्टम तुम्हारा बहुत स्मूथ चल रहा है बट कभी क्या हुआ सिस्टम स्लो हो गया है, उसका रीज़न क्या होता है, बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, तुम्हारे पास रैम है 4 GB की, इनिशियली जब तुमने सिस्टम को ऑन किया तो उसके अंदर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ऐड ऑन होने के बाद तो उसके अंदर रैम का जो कुछ पार्ट है वो ऑक्यूपाई हो जाता है सिस्टम एप्लीकेशन से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो रैम है हमारे पास 4 GB रैम थी, 1 GB जो स्पेस था वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंज्यूम कर लिया। अब तुम्हारे पास एम्प्टी रैम कितनी है, 3 GB बची है। रैम क्या है, तुम्हारी वो प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पर तुम्हारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। करता कौन है, प्रोसेसर करता है, बट लोकेशन रैम पे ही क्यों परफॉर्म की जाती है, हार्ड डिस्क पे क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि रैम की जो प्रोसेसिंग होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क वो फास्ट होती है, ठीक है। अब तुम्हारे प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, तुम्हारे प्रोसेसर की स्पीड है गीगाहर्ट्ज के अंदर, मतलब वो जीबीज डेटा को पर सेकंड के अंदर प्रोसेस कर सकता है। 1 GB डेटा को पर साइकिल, मतलब पर सेकंड की जो साइकिल है उसके अंदर वो उसे प्रोसेस कर सकता है। बट रैम क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं हार्ड डिस्क तुम स्पीड का अगर तुम्हें हल्का सा आइडिया लेना हो तो तुम देखोगे एट प्रेजेंट मार्केट में जो पेन ड्राइव आ रही हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ है वो तुम्हारे डेटा ट्रांसफर का रेट कितना दे रही है, कोई बताएगा मुझे। अगर तुम अपने सिस्टम से पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते हो या पेन ड्राइव से सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करते हो तो कितना प्रोसेस ट्रांसफर रेट आता है उसके अंदर। सर डिपेंड करता है कौन सी वो यूएसबी वर्जन यूज कर रहा है। हाँ, चार ये डिपेंड, वेरी गुड, ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन, कौन सी पेन ड्राइव तुम यूज कर रहे हो, वो कौन से वर्जन की चल रही है। कोई लगभग स्पीड बताएगा मुझे जो अभी तुम लोगों ने सिस्टम पे, अगर सिस्टम पे सर अपने जो अभी USB लेटेस्ट वाली 3.0 वाली यूएसबी है सर वो 150 MB पर सेकंड करती है। हाँ, अभी जो हमारे पास 3.0 वर्जन चल रहा है USB ड्राइव्स का, वो हमारे पास क्या है 120 टू 120 प्लस Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर रेट होता है। अभी जो मैंने लास्ट अपनी एक वो ली थी पोर्टेबल हार्ड डिस्क ली थी जो 3.0 सपोर्ट कर रही थी, उसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट आता है वो 115 120 डेटा ट्रांसफर रेट आता है लैपटॉप और हार्ड डिस्क के बीच के अंदर, क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोसेसर के ऊपर, और ये डिपेंड करता है तुम्हारे हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर जिसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब तुमने क्या समझा इससे, यूएसबी जो है, जो एडिशनल एक यूएसबी है वो किस रेट से डेटा ट्रांसफर कर रही है। फॉर एग्जांपल जनरल वे के अंदर मान ले लो 100 Mbps से डेटा ट्रांसफर कर रही है, क्लियर है। बट तुम्हारा प्रोसेसर क्या है, तुम्हारा प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है डेटा वो 1 GB डेटा करता है। तुम 100 MB और 1 GB में डिफरेंस देखो कितने MB का हो गया, कोई बताएगा मुझे। 900 MB का डिफरेंस हो गया, तो मतलब क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तुम अपने प्रोसेसर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज को यूज नहीं करते हैं रैम के साथ या प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, हम रैम को यूज करते हैं। रैम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 1 GB तो नहीं होती है, बट ये वेरी करती है अराउंड 800 टू 1 GB प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर, ठीक है। रैम के चलते हैं, फिर आगे हमारे पास फर्दर क्या है,
ऑपरेटिंग सिस्टम है 1 GB का रैम, उसने क्या किया, हमारे पास 4 GB रैम थी, 1 GB ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई कर लिया, 3 GB रैम हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमने क्या, कोई प्रोग्राम रन किया जिसका साइज जो था 2 GB था। अब ये जो 2 GB का प्रोग्राम था जो मेरे सिस्टम के ऊपर है, उससे क्या किया, अब जो मेरे पास एम्प्टी स्पेस रैम कितनी है, वो 1 GB है। 1 GB का मतलब क्या है, अगर मैं एक प्रोग्राम रन करते हुए, अब मैं सिंपल सी बात, तो मैं एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम लोगों के घर पे एक प्रोसेसर है, उसके अंदर 4 GB रैम है। जब तुम 4 GB रैम की अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, तो मैं दिखाता हूँ अगर तुम लोगों को विजुअल होता है तो। ये एक मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया है, ठीक है। टास्क मैनेजर के अंदर ये परफॉर्मेंस है तुम्हारी, इसके अंदर स्पीड मेंशन कितनी है तुम्हारे पास, सीपीयू के ऊपर क्लिक किया है मैंने, तो सीपीयू की स्पीड क्या है यहाँ पे 3.56 गीगाहर्ट्ज, जिसका मैं यूटिलाइज कितना कर पा रहा हूँ 23% टू 31%, ये मैक्सिमम मेरा यूटिलाइजेशन चल रहा है एट प्रेजेंट। ओके, थ्रेड्स एट प्रेजेंट कितनी है 1079, और सिस्टम को रन होते हुए हो गया 5 घंटे से ये सिस्टम चल रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है सीपीयू की। बट अगर मैं बात करूं मेमोरी की, अब ये मेरी रैम मेमोरी क्या है, ये मेरी प्राइमरी मेमोरी है रैम, जिसके ऊपर मैं अभी ये जो तुम अपनी एग्जांपल देख रहे हो ना रैम का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये रैम पे क्या शो कर रहा है, DDR3 रैम है, 4 GB रैम है, जिसके अंदर से 3.9 GB जो है स्पेस है वो मुझे अवेलेबल है। अब तुम इसके अंदर देख पा रहे हो एक लाइन आ रही है इसके अंदर बीच में से, तो यहाँ पे 2 GB रैम जो है मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, क्लियर है। अब अगर यहीं पर 2 GB रैम है तो रफली मेरे पास 2 GB का जो स्पेस है वो फ्री है। अभी ये मेरा आइडियल कंडीशन के ऊपर है सिस्टम जो है। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 GB रैम है और तुम उसके ऊपर क्या करते हो, गूगल क्रोम ओपन कर देते हो, जैसे मान लो ये गूगल क्रोम है, ये कुछ प्रोसेस है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ काम स्टार्ट करता हूँ, एडिशनल टैब्स ऑन कर देता हूँ, तो तुम क्या देखोगे, यहाँ पे स्लाइटली वेरी आ गया मेरी मेमोरी स्पेस के यूजेस का। अगर मैंने गूगल क्रोम के ऊपर और टैब्स खोल दिए हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, जीमेल भी ओपन कर दिया है और कुछ भी रैंडम मैंने ऑन कर दिया है, तो इससे क्या देख रहे हो तुम, तुम्हारे रैम का जो यूजेस है वो बढ़ता जा रहा है। सबको क्लियर है ये चीज़। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी रैम जो है, जो तुम्हारी प्रोसेसिंग हो रही है मदर इसकी, इस वक्त ये जो गूगल क्रोम की जो एप्लीकेशन है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तुम्हारी रैम के अंदर, वहां से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, वापस से वो सब टैब बंद कर दिए, तो अब ये वापस से क्या हो रहा है, स्टडी होता जा रहा है, मतलब अपनी जो कांस्टेंट यूटिलाइजेशन था उसके ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें, रैम को कैसे यूज कर रहा है हमारा सिस्टम, Yes, कैसे sir. प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं। तुम लोगों ने कंट्रोल टास्क मैनेजर बहुत बार खोला होगा, तो ये चीज़ को एनालाइज करो तुम कैसे यूज होता है इसका। फिर बात करते हैं डिस्क के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरी हार्ड डिस्क है जिसका जो यूजेज चल रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा ट्रांसफर रेट कितना आ रहा है, 1 Mbps पर सेकेंड। अब जो हार्ड डिस्क का डेटा रेट कितना है, 1 Mbps पर सेकेंड। ये डेटा ट्रांसफर रेट किसके बीच में है, ये हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क टू मेमोरी जो डेटा ट्रांसफर रेट आ रहा है, ये वो आ रहा है हमारे पास। इसकी कैपेसिटी शो कर रहा है 466 GB। 466 GB का मतलब क्या है, ये 500 GB की हार्ड डिस्क है जो इसके साथ अटैच्ड है, क्लियर है। हाँ, तो इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे रीडिंग स्पीड भी आ रही है, राइटिंग स्पीड भी आ रही है। एट प्रेजेंट मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ करने लगता हूँ, कुछ अपने हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ डेटा स्टोर करता हूँ, सेव करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे रीडिंग और राउटिंग की जो रीडिंग्स हैं उनके यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही ये ईथरनेट है, यहाँ पर क्या है, ईथरनेट की जो केबल है वो कनेक्टेड है लैन केबल, उसके थ्रू नेट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सेंडिंग स्पीड आ रही है मेरे पास, जो ओवरऑल स्पीड है इस वक्त 1 Mbps की है। यहाँ पे उसमें से कितना यूज कर रहा हूँ मैं डेटा, 280 kbps से लेकर मेरे पास ये मैक्सिमम कितना गया है, ये 800 kbps की स्पीड को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। रिसीव कितना कर रहा हूँ और सेंड कितना कर रहा हूँ, मैं एट प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से कोई इनपुट नहीं है, मैं जस्ट स्क्रीन के ऊपर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं कर रहा हूँ सेंड कर रहा हूँ डेटा को, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक इंटरेक्शन है तुम्हारे हार्डवेयर के साथ में। अपने सिस्टम के साथ जितना हो सके उसकी सेटिंग्स को जाके देखो, चेक करो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं।
उसको तुम मॉनिटर कर सकते हो खुद से। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बस जब जब तुम इसको देखोगे तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ये तुम्हारे पास एप्लीकेशन है, ये स्टार्टअप है। जब स्टार्टअप का मतलब क्या है, जब तुम इसको इनेबल है ये सब के सब, ऑडियो है, ये ग्रुप मॉनिटर यूटिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट वन डिवाइस है, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो मेरा मोबाइल जो प्रोग्राम है, ये जो सिस्टम को मैं ऑन करता हूँ तो साथ ही में इनेबल हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मेमोरी रैम के ऊपर। रैम का हमने प्रैक्टिकल अभी लाइव देखा कि रैम कैसे वैरी करती है, कैसे प्रोसेसिंग को वर्क करती है। जैसे एग्जांपल इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, in the previous example 1 GB was still available out of the 3 GB after the operating system and program loaded into system. When the system runs low on memory, the computer will be run more slowly. जब हमारे पास सिस्टम हार्डवेयर के अंदर, जब हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर जो रैम है वो कम अवेलेबल होगी, तो बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो स्लो एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है? अभी क्या है, मेरे पास एक रैम है, अगर मैं तुम्हारे पास प्रोसेसिंग दिखाऊं तो ये मेरी प्रोसेसिंग है जो एट प्रेजेंट चल रही है। मेमोरी के अंदर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कितना, गूगल क्रोम जो मैंने इसको रन किया हुआ है वो मेरे 234 236 ये वैरी करेगा। इस साइज की जो मेरी रैम के अंदर जो स्पेस है ना, वो गूगल क्रोम ने ऑक्यूपाई की हुई है। जूम ने 156 एम 70 158 MB का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। सिस्टम, ये सिस्टम एप्लीकेशन है, अगर मैं इन दोनों को बंद भी कर दूं तो भी ये रनिंग मोड पे रहेगा, तो सिस्टम एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर तुम देखो मल्टीपल थ्रेड्स शो हो रही है तुम्हें गूगल की। तो गूगल की क्या है, जितने भी टैब्स होंगे, जितनी भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, उतने ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, मुझे थ्रेड्स शो होंगी ये गूगल की। जैसे तुम यहाँ पर देखो ये भी गूगल क्रोम है, ये भी गूगल क्रोम है, ये भी गूगल क्रोम है, तो ये सब क्या है, थ्रेड्स है। जितने नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस तुम परफॉर्म कर रहे हो उतने नंबर्स ऑफ थ्रेड्स जो है यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। ये तो था मेमोरी के लिए। अब मैं सीपीयू कौन यहाँ पे यूज कर रहा है, सीपीयू यूज कर रहा है जूम को। जूम मीटिंग जो मेरी यहाँ पे रन है वो मेरी सीपीयू का 20% पार्ट को यूज कर रहा है, ठीक है। जूम शेयरिंग थ्रेड जो है वो 4% के अराउंड जो सीपीयू है उसे यूज कर रहा है। अगर मैं डिस्क की बात करूँ, डिस्क का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा डिस्क से कोई लेना देना है ही नहीं। सारा यूटिलाइजेशन किसके अंदर हो रहा है, प्रोसेसर के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर हो रहा है। सर, हाँ, ये जो जूम की रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, तो ये तो इधर ही सेव हो रही होगी या ये जूम पे सर्वर पे जा रही होगी? एट प्रेजेंट ये जस्ट इसको क्या कर रहा है, रैम के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। अच्छा। सर्वर हाँ। से कोई इसका लेना देना नहीं है। जैसे ही ये मीटिंग क्लोज होगी, ये इसको क्या करेगा, वाइंड अप करके कन्वर्ट करेगा, तब मेरे हार्ड डिस्क का जो यूटिलाइजेशन है वो स्टार्ट होगा, जब वो ओके। उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर करेगा। अब यहाँ पे नेटवर्क की देखिए बात करी जाए तो नेटवर्क भी कौन 3.2 Mbps का जो स्पीड है वो जूम यूज कर रही है और गूगल क्रोम यूज कर रहा है। ये मेरी क्या है, स्पीड जो यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क है वो मेरा शो हो रहा है, क्लियर है। तो जितना तुम्हारी स्पेस जो अवेलेबल होगा रैम किसी सिस्टम पे, कुछ लोगों की रैम जो है टाइम के बाद क्या होती है, स्पेस उसका कम हो जाता है, यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो डिग्रेड करती है परफॉर्मेंस रैम की। तो तुम देखोगे अगर किसी ने गूगल क्रोम चला दिया है तो उसका बाकी सिस्टम की प्रोसेसिंग क्या होती है, स्पीड हो जाती है, स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसका रीज़न ये होता है रैम की वजह से। व्हाट इज रैम, ये सब हम चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं रैम क्या होती है। बाकी इनपुट आउटपुट में हम सब और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बिट क्या होता है, जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है। और 8 बिट की जो होती है 1 बाइट होता है, किलोबाइट के अंदर 1000 बिट्स होती है, मेगाबाइट के अंदर 1 लाख होती है, गीगाबाइट के अंदर वैसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 100 जो सिंपल है केबी का क्या होता है, 1000 केबी 1 MB के इक्वल होता है, 1000 MB 1 GB के इक्वल होता है, 1000 GB टेराबाइट और पेटाबाइट। फर्दर ऐसे ही हमारे क्लासिफिकेशन है जहाँ पे इसका यूज होता है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है इन सब चीज़ों के अंदर, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? सर आ गई। गुड, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तुम जनरल वे के अंदर डेली इसको देखते हो। ये मीटिंग अभी जो है 3 मिनट में ख़त्म होगी, तो मैं इसलिए तुम्हारे साथ जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी अटेंडेंस का। चैट में तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों को अटेंडेंस लिंक मिल गया होगा, वहाँ पे अपने अटेंडेंस मार्क कर दो। यस सर।
मीटिंग एंड होगी तो रीजॉइन कर लेना इसको। सर हाँ आस्था बोलो। सर कल कंप्यूटर की लैब है, मतलब लैब क्लास है कल। हाँ कल जो तुम्हारा लास्ट लेक्चर होता है उसके अंदर लैब होगी तुम लोगों की। सर तो हमें फाइल दिखानी होगी। हाँ बिल्कुल। सर तो जो प्लेन साइड होती है प्रैक्टिकल फाइल की, सर वहाँ पे क्या लिखना है हमें? प्लेन साइड पे जो तुम्हारे कंपोनेंट जो हार्डवेयर के बारे में तुम लिख रहे हो उसकी इमेज पेस्ट करनी है, प्रिंट निकाल के। प्रिंट कर सकते हो तो वो भी कंफर्टेबल है तुम्हारे लिए, या फिर अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो तो वो भी चलेगा। ओके सर। तो सर कल वाइवा भी होगा हमारा? हाँ बिल्कुल होगा। तो सर मतलब जैसे सब बच्चों का आप कल लोगे तो एक एक मतलब कितनी कितनी देर का होगा? मुझे जस्ट आइडिया मिलना चाहिए कि तुम्हें बेसिक तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हो सकता है किसी से मैं एक ही क्वेश्चन पूछूं और हो सकता है मैं किसी से लगा ही रहूं जिसको मैं समझ में आ रहा है कि नहीं वो पढ़ रहा था। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास रेगुलरली इंटरेक्ट हो रहा है, तो मुझे इतना समझ में तो आ रहा है कि वो सब पढ़ रहे हैं और एक्टिवली जो है वो लेक्चर ले रहे हैं। अब तुम लोग यहाँ पर वीडियो तुम लोगों की ऑफ है, तो उसमें से हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसको ऑन कर कोई स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है। अगर कोई मार्क नहीं कर पाया तो मुझे एक बार बता दो। मैं उन स्टूडेंट्स के नेम ले रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई है, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे बता दो, क्योंकि यहाँ पे 52 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अभी 50 की अटेंडेंस लगी है। रजत, कुलदीप, हर्षित गुप्ता, प्रियांशु टंडन, आर्यन सिंह, योगेश गुप्ता। ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। नाम बताओ। योगेश गुप्ता, तुम्हारी अटेंडेंस आज की मार्क करी नहीं तुमने? चलो ठीक है, हो गई है।
एक स्टूडेंट और रह रहा है, कौन है? आर्यन सिंह, प्रियांशु टंडन, हर्षित गुप्ता और कुलदीप। चलो ठीक है, अटेंडेंस हो गई है। डिस्कस करते हैं अपने फर्दर, हमारे पास अभी 5 मिनट है। रैंप की बात करी हमने, कैसे रैंप को यूटिलाइज करते हैं। फर्दर हम मेजरमेंट्स हैं। फिर हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमारे पास नहीं मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। कंटेन द थिंग्स दैट ऑपरेटर नीड टू ऑपरेट। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो थिंग्स इसके अंदर होती हैं, जैसे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, वो हमारे रोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सिस्टम को ऑन करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? वो हमारी रीड ओनली मेमोरी के अंदर डेवलपर के थ्रू राइट किया जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो रोम होती है वो जस्ट रीड ओनली मेमोरी होती है, वो यूजर उसको राइट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर है और साउंड डिवाइसेस है। मॉनिटर क्या है? हमें डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। प्रिंटर हमें आउटपुट के ऊपर स्क्रीन पे प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी प्रिंट करके देता है। साउंड क्या है? हमें ऐसे ऑडियो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। मॉनिटर आते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइस के अंदर। फर्स्ट आते हैं हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर इनिशियली क्या है हमारे पास? डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारे पास CRT, कैथोड रे ट्यूब। तुमने देखा होगा पहले के टेलीविजन जो थे साइज में काफ़ी क्या होते थे, बल्कि होते थे, थोड़े पीछे से निकले होते थे। क्यों? उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन गन। एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू क्या करते हैं, सोर्स के ऊपर फ्लोरेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे ग्लो देखने को मिलता है और इमेज डिस्प्ले होती है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक CRT मॉनिटर्स जो हमारे पास पहले हमारे यूज होते थे। अभी क्या है? LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज होता है। ये क्या होता है? फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं काफ़ी, जिनको हम एट प्रेजेंट तुमने देखा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर मोस्टली सबके पास क्या है, घरों पे भी LCD का फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। अब ये इजीली अवेलेबल है, वो भी चीप प्राइजेस के ऊपर। काफ़ी कम प्राइस हो गए हैं जो इनके इनिशियली जिन प्राइजेस के ऊपर आते थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। फ्लैट पैनल डिस्प्ले कॉमन टू द लार्ज TV डिस्प्ले। बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन को यूज़ करने के लिए हम प्लाज्मा डिस्प्ले का यूज़ करते थे। और इसका जो है अभी फ्रिक्वेंटली जो है हमें लिक्विड हमारे पास क्या है, LCD का और प्लाज्मा स्क्रीन का ही यूज़ होता है। तुम लोगों ने एड्स के अंदर भी देखा होगा। टाइनी वीडियो प्रोजेक्टर टेक्स ए वीडियो सिग्नल एंड प्रोजेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज ऑन द प्रोजेक्टर स्क्रीन यूजिंग लेंस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? टाइनी वीडियो प्रोजेक्टर होता है जो कि वीडियो सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है और प्रोजेक्ट करता है सिस्टम स्क्रीन के ऊपर बाय यूजिंग द लेंस। सेल्स बिटवीन 2 पिक्सल्स ऑफ द ग्लास होल इज ए मिक्सचर ऑफ ए नोबल गैस। जो दो सेल्स के बीच में एक सेल जो है वो दो पैनल्स के बीच के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, नोबल गैस को कंटेन करता है जो ग्लो होती है। ठीक है ना? आप सो रहे हो ना? सो जाऊँ ना, ना मेरी जरूरत थी। स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट रखो कि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। टेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? प्रिंटर्स आते हैं। प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स हैं, फिर इंकजेट प्रिंटर है। एट प्रेजेंट सबके पास क्या है, जो तुम्हारा लेज़र प्रिंटर होता है, लेज़र की फॉर्म के अंदर डेटा जो होता है उसके ऊपर प्रिंट होता था लाइन वाइज लाइन्स। ये क्या इंकजेट प्रिंटर क्या है? ये सिंपल लाइन वाइज इनको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साउंड सिस्टम। साउंड कंपोनेंट क्या करते हैं? जो भी हमें साउंड कंप्यूटर साउंड ऑप्शंस, इसके अंदर हमारे पास ऑडियो डिवाइसेस जो भी हम एज ए एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको मेंशन करते हैं इसके अंदर।
कंप्यूटर के अंदर क्या है, इनबिल्ट स्पीकर होता है या फिर एडिशनली हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीकर है और जो हमारे हेडफोन्स हैं हम उनको ऐड ऑन कर सकते हैं सिस्टम के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक जगह है कंप्यूटर के अंदर ऑडियो फ्रॉम द बेसिक साउंड का कैपेबिलिटी, या फिर हम साउंड कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड इन स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत जनरल होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। एक्सटर्नल स्पीकर जो होती है इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है उनके। सब वूफर्स होती हैं जिसके अंदर बेस जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर ब्लो कर सकते हैं। हेडफोन्स आते हैं विद और विदाउट माइक, जैसे कि तुम देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर मेरी अगर फोटो तुम लोगों को विजिबल है तो क्या है, ये हेडफोन्स है जिसके अंदर इनबिल्ट माइक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, ये एडिशनल साउंड सिस्टम है जो कि सिस्टम के जो इनबिल्ट फीचर्स हैं उनको एनहांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का कंटेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास एक ऑप्टेन मेमोरी जो हमने नया एक टॉपिक इसके अंदर ऐड ऑन किया था उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे फर्दर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू कैन लीव। हाँ, किसी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं पूछना भूल गया। सर कल आपकी लैब लगेगी तो ईटी वाले सर की फ्राइडे लगेगी ना फिर? बिल्कुल। ओके सर। एंड सर जो आप वाइवा ले रहे हो आपने कहा था पहले का भी आएगा, तो पहले का लैब क्लासेस वाला या फिर नॉर्मल क्लासेस वाला भी पूछ सकते हैं? हम नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं अभी, जितना भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अभी वाइवा का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है कि तुम लोग जो हमने सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग उसको मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करके फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ोगे, बाद में पढ़ लेंगे तुम उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुक्स लेके पढ़ो बैठ के, तुम जस्ट अगर मुझे आधा एक घंटा जो चल रहा है उसको सुन लोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ऑलमोस्ट 2-3 बार उसको रिवीजन करवा दिया है, तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Sir, I want to ask that LED display come under plasma like when we were discussing about monitor, you told about LCD and plasma. Yes. So LEDs come under plasma or LCD? Actually both are the different technologies. LCDs जो है, जो तुम्हें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, वो क्या करता है, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ करती है। प्लाज्मा के अंदर वो नियॉन गैस को यूज़ करते हैं, नोबल गैसेस को। तो दोनों क्या है, एक डिफरेंट कैटेगरी है। बट हाँ, ये जो फ्लैट स्क्रीन की जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन अगर तुम उसके बेसिस पे लो तो ये क्या है, एक दोनों सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, बट इनकी जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की वो डिफरेंट है दोनों की। अभी इसको कोई बोल About LEDs. LED, अच्छा LED पूछ रहे हो तुम। LED जो है जो अभी एट प्रेजेंट हम LED चल रही है, अगर तुम देखा हो तो LED की स्क्रीन्स आने लग गई हैं। इसको मैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल में डिस्कस कर। अभी मेरे को LED की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। LED की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो LCD से बेटर होती है। LCD के अंदर क्या है, तुम लोग मान लो तुम LCD के सामने बैठे हो तो एक पर्टिकुलर एंगल तक तुम्हें वो विजिबल होता है। अगर तुम LED की बात करो तो LED क्या होता है, तुम लोगों ने कभी किसी ने रिसेंट में अगर कोई टेलीविजन खरीदा हो तो उसमें ना एंगल लिखा आ रहा है आजकल। मैंने अभी रिसेंट टीवी परचेस किया था, इसमें मेरे को नॉलेज में है तो बताता हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 173 डिग्री विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर तुम 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री कितना होता है, इतना, 180 डिग्री कितना हो गया, फ्लैट। अगर तुम अपनी स्क्रीन के 180 डिग्री से हल्का सा आगे आ गया मतलब 170 डिग्री पे भी खड़े हो तो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन जो होगी वो विजिबल होगी। ये क्वालिटी तुम्हें, ये फीचर कौन प्रोवाइड करता है, LED प्रोवाइड करते हैं ये तुम्हें। जबकि तुम अगर LCD वगैरह यूज करोगे तो LCD के अंदर जो फ्रंट फेसिंग पर्सन है उसी को विजिबिलिटी आती है, अदरवाइज साइड से देखने पे क्या होता है, उसको थोड़ा सा ग्लॉसी स्क्रीन होने की वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी नहीं आती है। तो दोनों क्या है, इनकी LED हो गई, LCD हो गई या प्लाज्मा स्क्रीन हो गई, इन सब की क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी अप्रोच है। ये तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। Okay, sir. Thank you. सर जैसे आपने अभी दिखाया था कि
जो जूम है वो उसमें जो रैम में हमारा इतना ऑक्यूपाई कर रहा था 40 समथिंग %। तो जैसे रिकॉर्डिंग भी करते हैं ये जूम में आप कर रहे होगे, तो फिर तो हमारी मेमोरी जो है रैम की फिर वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कि यूजेज मतलब कि जूम इंक्रीज कर रहा है रैम की स्टोरेज। देखो एक चीज समझो, हमारे पास रैम 4 GB है, उसमें कुछ भी बढ़ रहा ही नहीं रहा है, बढ़ या घट नहीं रहा है, हम जैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उस वो एज ए रिसोर्स हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये समझो, जूम ने क्या किया, मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। जिन स्टूडेंट की हो गई है बाकी स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं अगर उनको कोई डाउट नहीं है तो। हाँ, स्क्रीन विजिबल है तुमको? यस सर। हाँ, अब इसमें देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, रैम का जो साइज है पहले क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंटली 2 GB जो थी यूटिलाइज थी, अब भी क्या हो रहा है, ये वही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो फीचर्स हैं यहाँ पर मैंने ओपन किए हुए हैं एज इट इज। रैम जो है मेरे पास 4 GB ही रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। बस अगर मान लो जैसे ही मैंने अपनी कोई एप्लीकेशंस को मैंने क्या किया, बंद कर दिया, अब जैसे यहाँ पे देखो मेमोरी, गूगल जो है, गूगल क्रोम जो है 240 MB और जूम जो है 220, ये इतना यूटिलाइजेशन यूज हो रहा है। जैसे ही मैं ये 200 MB अगर जूम मीटिंग ऑफ कर दूंगा तो मेरी जो रैम की ना 200 MB का जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगा, तो वो जो फ्री स्पेस है मैं बाकी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो सर मैं वो नहीं पूछ रही थी कि जैसे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जूम में, तो ठीक फिर है। वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं पे स्पेस तो ले रहा है, वो रैम में स्पेस ले रहा है, अपना स्टोर हो जा रहा है उसमें रिकॉर्डिंग, यही हो रहा है ना? तो फिर मतलब जैसे इसमें आपने दिखाया जितना 220 समथिंग MB वो यूज कर रहा था रैम की, तो फिर तो वो डेटा फिर वो बढ़ना नहीं चाहिए कि वो 220 से ज्यादा फिर वो बढ़ रहा होगा कि और रिकॉर्डिंग क्योंकि आ रही है इस वजह से, तो वो रैम में ही तो फिर अभी स्टोर हो रहा है ना, जब आप इसको बाद में सेव करोगे तब वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर होएगा आपका। चलो इसको मैं तुम्हारा और मैं इसकी डिटेल में नहीं जानना चाह रहा था, इसके अंदर जो है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। अब तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। जो तुम्हारी रैम के अंदर विजिबल था ना 2 MB 220 MB का जो स्पेस था, वो स्पेस कौन सा स्पेस था, वो तुम्हारी जो जूम ऐप है ना उसको रन करने के लिए कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो 220 MB का यूज कर रहा है, जो तुम्हारी रैम के अंदर जो तुम्हारा यूज हो रहा है। बट जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारी रैम में नहीं हो रही है, वो तुम्हारी हार्ड डिस्क के टेम्प फोल्डर जो होता है ना टेम्परेरी, अगर तुम अपने रन खोल के इस पे टेम्प लिख के एंटर करोगे तो एक फोल्डर आएगा खुल के, ये टेम्प है। तो ये जो टेम्परेरी जो स्पेस होता है ना, उसके अंदर जाके तुम्हारी जो इमेजेस हैं या फिर जो भी बैकएंड के ऊपर जो प्रोसेसिंग चल रही होती है वो तुम्हारे टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, समझ रहे हो? और जैसे ही टेम्प के अंदर से तुम्हारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, वो टेम्प फोल्डर से उसको जाता है परमानेंट पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर सेव कर देता है उसको, समझ रहे हो? ओके तो सर, यस। यही रीजन है कि रैम का जो स्पेस था वो थ्रू आउट द टाइम क्या है, जितना एक प्रोग्राम रन करने के लिए यूज होता है ना, वो प्रोग्राम की ही स्पेस को है वो यूटिलाइज करता है, और कोई प्रोसेसिंग को वर्चुअल रैम के कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो टेम्परेरी फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर स्टोर कर देता है। ओके, थैंक यू सर। और किसी कोई डाउट है? सर मुझे ये पूछना है कि अगर हम कोई भी पेन ड्राइव लेते हैं तो वो जैसे 256 GB की होती है, तो वो उसमें सिर्फ 250 GB अवेलेबल होता है, वो 6 GB कहाँ जाता है? वो 6 GB जो है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो स्पेस जो एक बोलते हैं सिस्टम एप्लीकेशन, अब जैसे तुमने यहीं पे देखो, हमने रैम देखी थी, 4 जी GB सर। रैम है हमारे पास, 4 GB में से 2.9 यहाँ पर शो हो रहा है, 2.9 GB का यूजेज। बट अगर तुम वहां पर जाके देखो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो 2.74 GB का जो स्पेस होता है वो जैसे अवेलेबल होता है।
यहाँ पर 3.9 क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि सिस्टम की जो एप्लीकेशंस है ये उनको भी कंसीडर कर रहा है इसके अंदर। तो जो तुम्हारा स्पेस जो होता है, जो तुम्हारा डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस स्पेस को जैसे बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर भी वर्क करता है। कुछ प्रोग्राम जो होते हैं जैसे प्लगइन है, तुमने अपनी यूएसबी को इंसर्ट किया तो वो क्या करता है, एक टूल जो होता है उसे इंस्टॉल करता है, उसके बाद वो रन करता है। जब तुम फर्स्ट टाइम किसी सिस्टम पे उसको पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर उसे इंसर्ट करते हो तो ठीक है। तो वो जो टूल होता है वो तुम्हारे रैम जो तुम्हारी यूएसबी होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड, जिस फॉर्मेट के अंदर तुम अपने पेन ड्राइव को रख रहे हो उस फॉर्मेट से भी तुम्हारे स्टोरेज का डिफरेंस वेरी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव को अगर कभी फॉर्मेट करोगे ना तो वहाँ पे उसके वर्जन आएंगे, NTFS फाइल फॉर्मेट है, या तुम्हारा कौन सा है और कौन से होते हैं, NTFS है और NFS है, ये सब हमारे पास, हाँ FAT32 FAT64 ये सब क्या होते हैं, हमारे फाइल फॉर्मेट सिस्टम होते हैं। अगर तुम इसके अंदर अपने फाइल फॉर्मेट करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे साइज का जो फाइल का जो स्पेस है यूएसबी का वो वेरी करेगा। ओके सर। ओके, और किसी कोई डाउट है? कोशिश करो खुद से नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, जितनी एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को या हार्ड ड्राइव को, हार्ड डिस्क को या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को तुम यूज़ कर सको। उनके अंदर जो भी इश्यूज आते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है ज़रूरी नहीं है मेरे को सब कुछ आता हो, अगर नहीं आता हो तो हम उसको सर्च करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। जितना तुम सीख सकते हो, ये टाइम तुम्हारा सीखने का है, तुम जितना सीख सकते हो उतना बेटर है। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना काफ़ी है।